हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर। आज की इस बेला में हम लोग एक नए सेट के साथ उपस्थित हैं और नए सेट का पहला प्रश्न सीधा नो बकवास सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस कदर है, कहता है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। आपका क्वेश्चन है सर, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो चला यहां अगर दे देता कि उद्योग में नहीं, अगर देखो दो बातें हैं, अगर कह देता शक्ति की इकाई क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर कह देता शक्ति 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 की इकाई, शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है तो कहते वाट है। और अगर कहता उद्योग में शक्ति की इकाई है, इसमें लड़का बड़ा भयानक तरीके से वाट मार देता है। उद्योग में शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है तो कहेंगे शक्ति की इकाई है किलोवाट। उद्योग में अगर हम शक्ति की इकाई की बात करेंगे, उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, ऐसा हम नहीं कह सकते। मामला क्या है देखो, उद्योग में जैसे कह दिया, ये लड़का इसको किलोवाट मारता है, जो कि गलत है। अगर हम उद्योग में शक्ति की इकाई की बात करेंगे तो उद्योग में शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है हॉर्स पावर, एचपी। और अगर कहेगा बड़े मशीन की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, बड़े मशीन की शक्ति, बड़े मशीन की शक्ति को व्यक्त किया जाता तो कहेंगे किलोवाट में। देखो अगर कहेगा शक्ति की इकाई क्या है तो कहेंगे वाट, कहेगा उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है तो कहेंगे एचपी। और अगर कहेगा बड़े मशीन की शक्ति को व्यक्त किया जाता है तो किलोवाट में। तीनों प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं। बड़ा मशीन जब ये कह दिया वाट में नहीं होगा, वो किलोवाट में होगा। उद्योग में अगर शक्ति की इकाई कह देगा तो हॉर्स पावर हो जाएगा, और शक्ति की इकाई कह देगा तो क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर हो जाएगा आपका यहां अश्व शक्ति, डी फॉर कुत्ता। उद्योग में शक्ति की इकाई हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। शक्ति की इकाई कह देगा तो कहेंगे वाट, और कहेगा बड़े मशीन की शक्ति की इकाई तो कहेंगे किलोवाट। दैट इज द आंसर। तो यहां आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बड़े मशीन की शक्ति कहता तो किलोवाट हो जाता। सेम अगर आप जाओगे तो ऊर्जा से भी रिलेटेड है, कहेगा ऊर्जा का एसआई मात्रक, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कह देता है ऊर्जा का एसआई मात्रक तो कहेंगे भैया ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। लेकिन अगर कहेगा ऊर्जा का, ध्यान दीजिएगा, अगर कह दिया आपको, अगर कह दिया कि ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो हम कहेंगे चला किलोवाट आवर। अगर कह देगा ऊर्जा का सही मात्रक क्या है तो जूल, ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है तो किलोवाट आवर। और अगर कह देगा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है तो कहेंगे सीजीएस मात्रक क्या है भैया मेरे, तो अर्घ है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है, अर्घ है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, किलोवाट आवर है। सब अलग, वाणिज्यिक मतलब व्यावसायिक इकाई कह देगा तो किलोवाट आवर, एसआई मात्रक कह देगा तो जूल, और सीजीएस मात्रक कह देगा तो अर्घ। तीनों अलग अलग है, तीनों को आप अलग अलग तरीके से लिख लीजिए, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए। अब चलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। इसमें लड़का दोनों में डाउट खाता है, एगो मिथाइल मरकेप्टेन है, एगो इथाइल मरकेप्टेन है। सर एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकेप्टेन का प्रयोग किया जाता है, मिथाइल का नहीं। एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकेप्टेन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर इथाइल मरकेप्टेन नहीं रहे तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकेप्टेन। पहला आंसर जैसे ही लड़का को मिलता है मरकेप्टेन को खोजने लगता है, इथाइल मिथाइल में क्वेश्चन फंसा देता है। तो देखिए कहेगा अगर एलपीजी, कहेंगे ये गंधहीन है, एलपीजी क्या है, गंधहीन है। और एलपीजी में गंध के लिए कहेगा, एलपीजी में गंध के लिए
एलपीजी में गंध के लिए, एलपीजी में गंध के लिए अगर कहेगा तो हम कहेंगे इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि यह किसका यौगिक है, तो ये सल्फर का यौगिक है। इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन सल्फर का यौगिक है, सल्फर का यौगिक है। इथाइल मरकैप्टेन किसका यौगिक है, तो कहेंगे सल्फर का यौगिक है। कहेगा एलपीजी कैसा होता है, तो कहेंगे गंधहीन। लड़का कहेगा नहीं नहीं एकरा में गंध होता है, तो मास्टर वो फंसा लेता है तोरा। कहेगा एलपीजी में गंध होता है, नहीं एलपीजी में गंध नहीं होता है, उसमें जो हम लोग इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं इसके कारण उसमें गंध आ जाता है। तो लड़का सुनता है एलपीजी गंध होता है उसमें, नहीं एलपीजी में गंधहीन है, इसमें कोई गंध नहीं होता। लेकिन एलपीजी में जो गंध के लिए हम लोग मिलाते हैं ताकि लीकेज हो तो पता चले, इथाइल मरकैप्टेन। लेकिन अगर इथाइल मरकैप्टेन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंसर मारेंगे मिथाइल मरकैप्टेन। ये आपका सेकंड आंसर होगा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए। अब आते हैं हम लोग सर, एलपीजी में गंधहीन है, एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टेन इन नहीं रहेगा तब मिथाइल मरकैप्टेन मार देंगे। इथाइल मरकैप्टेन किसका यौगिक है सर, सल्फर होता है इसमें। कहता है निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये चला इसको बड़ा घुमा घुमा के पूछा है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ऊर्ध्वपातित पदार्थ की अगर हम बात करें, ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होता है, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, जो ठोस से सीधे सीधे गैस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। कहता है जो ठोस से सीधे किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। इसका एग्जाम्पल सर जितना हम लिखा रहे हैं इसी को याद कर लीजिएगा, इसी से लगभग 12 को क्वेश्चन पूछा है, इसी से आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल है आपका नेप्थलीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन गंधक। उसके बाद आ जाइए आप आयोडीन, आयोडीन। उसके बाद आ जाइए आप बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, 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 अमोनियम क्लोराइड। ध्यान देना, नेप्थलीन, एंथ्रासीन गंधक, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। ये ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। ये ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। कहता है तो बता आंसर क्या हो जाएगा, ये वेप्थिलीन नहीं, ये नेप्थलीन है। कहते हैं निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो कहेंगे आंसर हो जाएगा हमारा नेप्थलीन। इसमें इसी लिस्ट में से कोई एक रहेगा, नेप्थलीन, एंथ्रासीन गंधक, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड में से कोई एक रहेगा, दैट इज नेप्थलीन। नेप्थलीन हो गया। जो ठोस से सीधे गैस में, कल हम पढ़े थे सर गैस से ठोस में बदल जाएगा डिपोजिशन, लेकिन जब ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा तो इसको हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं और यह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसमें आपका नेप्थलीन, एंथ्रासीन गंधक, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, इसी से आपका 12 क्वेश्चन बन जाएगा, बना के देख लेना। द नेक्स्ट वन इज, अगला हम चलें। अगला है आपका सर ध्वनि प्रदूषण में डैश में मापा जाता है। इसको दो तरीके से पूछा है। एक तो पूछा ध्वनि प्रदूषण को डैश में मापा जाता है, एक और 4 नंबर क्वेश्चन होगा। 5 नंबर पूछा है ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। देखो दोनों क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है और ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, दोनों का आंसर सेम है। देखो ध्वनि 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 की प्रबलता पूछे, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए। ध्वनि की प्रबलता पूछे या ध्वनि प्रदूषण पूछे, ध्वनि प्रदूषण पूछे, इस सब का यूनिट होता है डेसिबल। ध्वनि प्रबलता पूछे या ध्वनि प्रदूषण पूछे, इस सब का यूनिट होता है क्या, सबको मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण इस सबको मापा जाता है किसमें, डेसिबल में।
और अगर हम बात करें ध्वनि प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण को छोड़ दीजिए तो कितना डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के, कितना डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है? तो WHO के अनुसार पूछता है, चला WHO के अनुसार 45 डेसिबल ये तक की ध्वनि को प्रदूषित ध्वनि नहीं मानते। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। कहते हैं, ध्यान देना, ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें, इसको डेसिबल में नापते हैं और कहता है WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा, 95 से 100 डेसिबल पार कर जाएगा तो मनुष्य के कान के लिए हानिकारक है। तो सर अब आंसर बताइए, ध्वनि प्रदूषण कहे या ध्वनि प्रबलता कहे, किसमें नापते हैं? डेसिबल में। जूल सब जानता है कार्य का, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर धारा का। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, यू विल गेट द आंसर। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापते हैं। WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, मतलब प्रदूषित ध्वनि नहीं माना जाता है। यहां आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। हैंडराइटिंग चलाते नहीं, हमारा गड़बड़ है, मैनेज कर लेना। अगला, ध्वनि की प्रबलता कहे या प्रदूषण कहे तो हम लोग डेसिबल में ही नापते हैं। प्रतिध्वनि, बार बार सुनाई देना, बार बार सुनाई देना, बार बार सुनाई देना हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, बार बार सुनाई देना। आवृत्ति समझ ही रहे हो, एकांक समय में दोलन की संख्या, हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो हम कहना यह चाह रहे थे कि ध्वनि प्रदूषण कहे या ध्वनि प्रबलता कहे, इसका एसआई मात्रक डेसिबल ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगले में आते हैं। कहता है, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थाई रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाता है। देखो तुमको क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछेगा, अस्थाई रहता या नियत रहता, क्या बात है, नियत रहता पूछे, नियत रहता, अस्थाई रहता, या पूछे नहीं बदलता। एक के बात है, नहीं बदलता। देखो यहां हम इसका परिवर्तन का लिस्ट बना देते हैं, कौन कौन सा परिवर्तन है, एकदम आराम से चला। एक है तुम्हारा जो लिस्ट में पहला, जैसे सम लग गया, सम मतलब होता है बराबर, समतापीय मतलब होंगे, कहेंगे ताप बराबर, ताप नहीं बदलेगा, ताप नियत रहेगा, ताप स्थायी रहेगा, ताप नहीं बदलेगा। उसके बाद दूसरा सममितीय, सममितीय या सम आयतनिक, सममितीय या सम आयतनिक, इसमें क्या नहीं बदलेगा? चला, आयतन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आयतन नहीं बदलेगा। तीसरा, यहां अगर हम बात करेंगे, एक आता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रुद्धोष्म, एडियाबेटिक जिसको आप कहते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन जो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें ऊष्मा नियत रहती है। ये तीन तुमको पूछा जाएगा, एक समतापीय जिसमें ताप नियत रहता है, सममितीय या सम आयतनिक जिसमें आयतन नियत रहता है, और सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है रुद्धोष्म जिसमें ऊष्मा नियत रहता है या ऊष्मा नहीं बदलता है। ऊष्मा नियत रहता है या ऊष्मा नहीं बदलता है। परिवर्तन नियत रहता कह दे, अस्थाई रहता कह दे, नहीं बदलता कह दे, एक के बात है। तो कहेंगे समतापीय ताप नियत रहता है, सममितीय सम आयतनिक आयतन नियत रहता है, रुद्धोष्म परिवर्तन एडियाबेटिक चेंज, इसमें ऊष्मा नियत रहता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहता है? ऊष्मा नियत रहता है।
रुद्धोष्म परिवर्तन की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इसमें ऊष्मा नियत रहता है। इस सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि बताइए रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहता है, कहेंगे ऊष्मा नियत रहता है। यहां सममितीय या सम आयतनिक कह देगा तो आयतन नियत रहेगा, समतापीय में ताप नियत रहेगा। अब क्वेश्चन आप बना लीजिए, आपका बन जाएगा। कहता है ऊष्मा गतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन नियत रहता है, तो आयतन होगा तो सम आयतनिक होगा या सममितीय होगा। बता आंसर की हो जाएगा बी फॉर बॉल। समदाबीय होगा तो दाब नियत रहेगा, समदाबीय होगा तो क्या नियत रहेगा, इस सब जानता है। सम मतलब होता है बराबर, दाब नियत रहेगा। समभारिक होगा तो भार नियत रहेगा, सम न्यूट्रॉनिक तो न्यूट्रॉन नियत रहेगा, सम इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉन नियत रहेगा। और रुद्धोष्म परिवर्तन इसमें नहीं पता चलता है क्या नियत रहेगा, इसलिए हमेशा ही पूछता। सम आयतनिक में पता चल रहा है कि आयतन नियत रहेगा, सम आयतनिक में यह पता चलता है कि आयतन नियत रहेगा, लेकिन सम तापीय में यह पता नहीं चलता है कि कौन नियत रहेगा। अब गौर फरमाइएगा, एक मिनट एक्सक्यूज मी, जस्ट हम आते हैं। चला हेलो, देखिए सर, कहने का मेरा यह मतलब था कि अगर हम समदाबीय कहेंगे तो दाब नियत रहेगा, रुद्धोष्म कहेंगे तो उष्मा, रुद्धोष्म तो उष्मा, रुद्धोष्म तो उष्मा, रुद्धोष्म तो उष्मा। ये 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म परिवर्तन में उष्मा नियत रहेगा, समदाबीय में दाब नियत रहेगा। सममितीय की अगर हम बात करें तो या सम आयतनिक इसको कह सकते हैं, इसमें आयतन नियत रहेगा। और समदेशिक मतलब देश नियत रहेगा, देश नहीं बदलेगा, ये कभी पूछवे नहीं करेगा, ये झूठे बकवास है। तो सर आपको मेनली पूछेगा सममितीय या समायतनिक जिसमें आयतन नियत रहेगा, और रुद्धोष्म परिवर्तन जिसमें ऊष्मा नियत रहेगा। द नेक्स्ट वन इज कहता रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किया गया था। देखिए सर, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। किसकी खोज की सर? रदरफोर्ड साहब की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड साहब, अब हैंडराइटिंग अब हम बना बना के लिखेंगे। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। किसकी खोज की चला? नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की। पहला बात, अगर हम रदरफोर्ड ने अब नाभिक की खोज किया कैसे? उसने क्या किया कि एक सोने का पत्थर ले लिया, पन्नी जिसको आप कहते हैं, प्लेट जिसको कहते हैं। किसका ले लिया सर? गोल्ड का। और इधर से ये एक कैथोड किरण गुजारा। इसने देखा कि ये कुछ किरण जो है वो मुड़ जाती है और कुछ किरण जो है वो सीधे चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो है वो मुड़ जाती हैं और कुछ किरणें सीधी चली जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर जो किरण मुड़ती है इसका मतलब यहां बीच में कुछ ना कुछ है, यहां पर बीच में कुछ ना कुछ है, और इसी को उन्होंने नाभिक नाम दिया। लेकिन ये जो पत्थर लिया था उन्होंने वो सोने का था। किसका था चला? सोना का। तो कहेगा रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक का।
किस प्रभाव के द्वारा? तो कहेंगे प्रकीर्णन। इस ये जो किरणों का मुड़ जाना है ये प्रकीर्णन कहलाता है, इसको हम चला कहते हैं प्रकीर्णन। कहेगा किस प्रक्रिया द्वारा? तो कहेंगे नाभिक की खोज की, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, नाभिक की खोज की प्रकीर्णन प्रक्रिया द्वारा। और इसमें पत्थर किसका लिया? रदरफोर्ड ने सोने का पत्थर लिया। रदरफोर्ड ने सोने का पत्थर लिया। किसका पत्थर लिया? चला, सोने का पत्थर लिया। किसका पत्थर लिया? सोने का पत्थर लिया। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की प्रकीर्णन प्रक्रिया द्वारा। प्रकीर्णन का मतलब होता है चला प्रकाश का क्षय होना या अलग होना। और रदरफोर्ड ने सोने की पत्थर ली। किसकी पत्थर ली? चला, सोने की पत्थर रदरफोर्ड साहब ने लिया। किसकी पत्थर ली? सोने की पत्थर। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? सोना को ही हम लोग स्वर्ण भी कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 7 नंबर। सोना को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 7 नंबर। उसके बाद चलते हैं, चला क्वेश्चन नंबर कितना पे? 8 पे। एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। पढ़ाई चला एकदम बहुत बड़ा तपस्या है, तोरा जान लेना है। नहीं तो अगर मन नहीं लग रहा है तो एकदम सिंपल सा उपाय है, भोजपुरी गाना कोनो खोल दो, खूब मन लगेगा, मजा भी आएगा ना। लेकिन वो 2 महीना बाद सजा पाने के लिए भी तैयार रहो। कितना सजा मिलेगा तू सोच नहीं सकता है। इसलिए ना फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई पे होना ही चाहिए। कहते हैं निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? ध्यान देना, कुल कितने कोष हैं? 3 कोष हैं। और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में कह दिया, मतलब अक्रिय गैस हीलियम को छोड़ के सब हो जाएगा। नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। इस सब में तो 8 इलेक्ट्रॉन। 8 कह दिया मतलब अक्रिय गैस हो जाएगा। 8 कह दिया मतलब अक्रिय गैस। तुम कहेगा नहीं मास्टर हम नहीं मानते हैं, तो तुरा हम एक और जुगाड़ बता देते हैं। देखो कैसे। तुम याद रखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप पढ़े होंगे तो 2 8 8 18। आप कहोगे ये क्या है सर? जैसे तुम ले लो अल्युमिनियम। अल्युमिनियम होता है 13, तो 13 को सजाओगे इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। ध्यान देना एकदम आराम से। 13 को सजाओगे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, 8 इसको दोगे, 10 बच गया 3, तो 3 इसको दे दो 13। तो देखो 3 को कोष का हुआ, कक्षा का हुआ 1 2 3। इसमें देते जाएंगे, जहां भर जाएगा वहां रुक जाएंगे, जहां भर जाएगा वहां रुक जाएगा। ऑर्डर रहेगा 2 8 8 18, 2 8 8 18। तुमको कक्षा 1s2 2s2 2p6 करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो कि अल्युमिनियम के बाद हमको फास्फोरस मिल गया। फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 15। 15 होता है तो क्या हो जाएगा? 2 एकरा में दे दिए, 8 एकरा दे दिए और 7 एकरा दे दिए, तो 2 8 7 हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है सर? उसके बाद आपका हो गया सल्फर 16। ये भी हो जाएगा 2 8 10 और 6 16। ध्यान से देखना, ये 15 है तो 8 2 10 और 5 ना होगा रे। 8 2 10 और 10 और 5 15। उसके बाद हो गया आर्गन। आर्गन होता है चला 18। 18 होगा तो 2 8 10 8 18। तो देखो तो कितना हो गया। बाह्यतम कक्षा में अगर 3 को कहता तो अल्युमिनियम आंसर होता, 5 को कहता तो फास्फोरस आंसर होता, 6 को कहता तो सल्फर आंसर होता, 8 को कह रहा है तो क्या आंसर होगा? आर्गन। यू विल गेट द आंसर। कैसे करेंगे? चला यही ऑर्डर खाली याद रखना, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 भरते जाएंगे। अगर मान लो मेरे पास 13 गो है तो 2 गो एकरा दिए, 8 10, 3 गो एकरा दे दिए 13। अगर मान लो 15 गो है तो 2 गो एकरा दिए, 8 10, 5 गो एकरा दे दिए 15। 16 गो है तो 2 8 10, 6 गो एकरा दे दिए 16। 18 गो है तो 2 8 10 8 18। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा आपका आर्गन। अगर कहता है ऐसा कौन है जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 गो, अल्युमिनियम आंसर हो जाता है। ऐसा कौन है जो फास्फोरस है, बाह्यतम कक्षा में 5 है तो फास्फोरस हो जाता, 6 है तो सल्फर हो जाता। यू विल गेट द आंसर। हो गया? हो गया?
ऐसे भी चला 8 इलेक्ट्रॉन जब भी कहेगा ना ये अक्रिय गैस में ही होता तो सीधे तुमको मार देना चाहिए। लिख लिए? बस खाली ऑर्डर याद रखना है, 2 8 8 18। अगला, हीरे में कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब ये कह दिया मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब ये कह दिया बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब ये कह दिया किसका इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो कहता है हीरे में कार्बन, जैसे हीरे में कार्बन कर दिया, पहले तो हीरा हीरा नहीं है, कार्बन का दूसरा रूप है कि बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो तुमको वही करना है। चला 2 8 8 18। हम चला उसी ऑर्डर में लाते हैं कि कोई एक टॉपिक ले, उसका 2 क्वेश्चन हो। 2 क्वेश्चन में पहले में कुछ क्लियर होगा, दूसरे में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कार्बन कह रहा है, कहता है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा कार्बन हो गया C6 होता है। तो सजाओगे तो 2 गो एकरा दोगे और 4 गो तब एकरा दे दोगे। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है 4। तो यही जो हो गया ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम चला मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बताइए बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसी में कभी कभी क्या किया है, कह दिया है, क्वेश्चन पूछ दिया है कि बताइए ऐसा वह तत्व जिसने सबसे अधिक यौगिक उपलब्ध हैं उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब सबसे अधिक यौगिक कह दिया इसका मतलब कार्बन का सबसे अधिक यौगिक है, तो आंसर 4 मारे। या एक और क्वेश्चन पूछा, वह तत्व जो सबसे लंबा चेन बनाता है उसमें बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो सबसे लंबा चेन कार्बन बनाता है तो उसमें भी 4 हो जाएगा। पहले इसको लिख लो फिर बतिया लेते हैं। जल्दी लिख लिए? राइट इट डाउन। लिख लिए? एकदम चला लिखोगे तो कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा फायदा होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख लो, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर 2 8 8 18। अब देखो इसमें जो तुमको भाई मेरे पूछेगा वो क्या पूछेगा, ध्यान देना। तुमको कहेगा तत्व अब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। जो अगर तुम डायरेक्ट ध्यान में रखना चाहते हो तो कार्बन पूछ दे, कार्बन पूछ देगा, हीरा पूछ देगा, कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ पढ़ाई। ग्रेफाइट पूछ देगा, फुलरीन पूछ देगा, ध्यान देना, ग्रेफाइट पूछ देगा, फुलरीन पूछ देगा। फुलरीन चलो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि फुलरीन वेरिएबल होता है। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट पूछ देगा, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। या इसी में कह देगा सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व, यौगिक वाला तत्व। या पूछ देगा सबसे लंबा चेन वाला तत्व, सबसे लंबा चेन बनाने वाला तत्व। एक के बात है वाला तत्व, इस सब का मालिक कार्बन है। सबसे लंबा चेन बनाने वाला तत्व पूछ देगा। देखो कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, सबसे अधिक यौगिक वाला तत्व पूछ देगा, सबसे लंबा चेन बनाने वाला तत्व पूछ देगा। आंसर अब मार देंगे कितना? 4। कितना? 4। सबसे लंबा कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व, सबसे लंबा चेन बनाने वाला तत्व। व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज 4 C4 कैट। द राइट आंसर इज कितना? 4 C4 कैट। हो गया? इसका आंसर ठीक कर लेना। इसका आंसर होगा 4।
हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन दैट इज बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। कहता है टूथपेस्ट के रासायनिक, ध्यान देना, टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। बता क्या नहीं होगा? टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। फ्लोराइड तो होवे करता है टूथपेस्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। कहता है टूथपेस्ट की सामग्रियों में से निम्न में से कौन सा ऐसा है जो नहीं है? दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ये तुमको एकदम याद रखना चाहिए। फ्लोराइड के कारण जो है, फ्लोराइड की अगर हम बात करें, फ्लोराइड के कारण ही दंत क्षय होता है। दंत क्षय जो होता है वो फ्लोराइड के कमी के कारण होता है। दांतों में क्षय, चटकनियां उत्पन्न हो जाती है। बाकी आपको हमेशा जब भी देगा ना, ये सोडियम कार्बोनेट आपको दे देगा, सर इसका उपयोग हम लोग टूथपेस्ट बनाने में नहीं करते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगला कहता है Al2SO4 हॉल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा? चला किसी का भी परसेंटेज कहे ना निकालने हैं तो कुछ मत करो, पूरा का Al है अल्युमिनियम, Al2SO4 हॉल 3 जो है, इस पूरे का द्रव्यमान निकाल लो। द्रव्यमान निकाल के उतना में उतना, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना, तो पहले ही पूरे का द्रव्यमान निकालो। अल्युमिनियम का द्रव्यमान निकालोगे, अल्युमिनियम का होता है 13 27, सल्फर का होता है 16 32, ऑक्सीजन का होता है 8 16। अब इसका द्रव्यमान निकालो। द्रव्यमान निकालोगे तो Al2SO4 हॉल 3 में द्रव्यमान निकालोगे, द्रव्यमान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, अल्युमिनियम का होता है 27, तो 27 गुना 2 प्लस ये 3 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस का होता है 32 अब प्लस 16 गुना 4, 16 चौका 64, गुना भाग करो कितना आता है? ये आ जाएगा 7 दूनी 14 के 4। आज देखना हमारे जोड़ घटाओ गड़बड़ है। 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5 प्लस 3 गुना कितना है? देखो 4 2 6, 4 2 6 6 3 9 96, ये हो जाएगा चला 54 प्लस 6 3 18 के 8 और 9 3 27 29, 27 2 6 3 18 के 8 और 9 3 27 और 1 28, 27 और 1 कितना चला? 28। ये हो जाएगा, बताओ जोड़ के कितना? 8 4 12 के 2, 5 8 5 13 1 14 और 2 के 2 1 3, 2 1 कितना? 3। देखना जोड़ घटाओ गड़बड़ है। 8 4 12 के 2, 8 5 13 1 14 और 2 1 3, 342। अब कह रहा है कि हमको किसका परसेंटेज निकालना, पहले तो ये लिख लो, पहले ही लिख लो। कहता है किसका परसेंटेज, देखो हम कैसे लिखे हैं। अल्युमिनियम का 27 होता है तो 27 गुना 2 अब प्लस ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो गया ये पूरे में। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 4, तो 16 चौके 64, ये हो जाएगा 4 2 6 6 3 9, 96 गुना 3 कर दिए, अब प्लस 54 कर दिए, 27 दूनी 54 हो गया, ये हो गया आपका 342। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन का प्रतिशत, जकर प्रतिशत कहेगा उकर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, कहते हैं 342 ग्राम में कितना ग्राम ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है तो हमको ऑक्सीजन देखो कितना है, 16 चौका 64 अतिया, 16 चौका 64 अतिया कितना हो जाएगा बता? 64 गुना 3, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 6 3 18 1 19, 4 तिया 12, 6 3 18 1 19, 192। तो हम कहेंगे चला कि 342 ग्राम में कितना ग्राम है? तो हम कहेंगे 192 ग्राम ऑक्सीजन है। इसलिए 1 ग्राम में 192 बटा 342, इसलिए चूंकि परसेंटेज निकालना तो 100 ग्राम में, ये हो जाएगा 192 बटा 342 गुना 100। ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, पूरे का द्रव्यमान निकाल लो।
अब पूरे के द्रव्यमान में देखो ऑक्सीजन कितना है, तो 342 ग्राम में 192 ग्राम, बोलो कैसे, तो 16 चौका 64 अतिया 192, तो इतना ग्राम में इतना ग्राम ऑक्सीजन, इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 100 ग्राम में कितना। अब तब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 56.1% इज द आंसर। फिर से देख लो, अल्युमिनियम Al2 किसी में कोई एक कंपाउंड दे दे, उसमें कहे परसेंटेज निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिए सर, हम सबसे भारी वाला उठा के दिए हैं, Al2SO4 हॉल 3 है, Al2SO4 हॉल 3 में हमको निकालना है किसका परसेंटेज, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो पूरे का द्रव्यमान निकालिए 342, जोड़ घटाओ देख लेना, 342 ग्राम में 192 ग्राम है, इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 100 ग्राम में कितना। तो जल्दी से पहले इसको लिख लो, फिर बतिया लेते हैं, राइट इट डाउन। खूब मन लगा के पढ़ चलाना, तो मामला जो तो बोरा में एकदम फुल कंसंट्रेशन तो और पढ़ाई के टाइम होना चाहिए, एक भी लाइन के बकवास ने। लिख लिए? देखो हम एक बार फिर से बताते हैं, अगर इसको हम लोग अलग रखते हैं, ये पार्ट भी हमारा अलग है, जो भी कंपाउंड दे उसमें किसी खास का परसेंटेज मांगे, इस पूरे का द्रव्यमान निकाल लो, उसके बाद उतना ग्राम 342 ग्राम आया, 342 ग्राम में कितना ग्राम ऑक्सीजन है देख लो, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना। अगर मान लो अगर मान लीजिए सर कि हमको क्वेश्चन ये सल्फर से रिलेटेड नहीं पूछता, ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं पूछता, तो ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं पूछता तो सर क्या करते, हमको अगर सल्फर पूछ देता तो हम क्या करते, 342 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 342 ग्राम में कितना सल्फर है, तो सल्फर का होता है चला 32 अतिया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हो जाएगा 6 और 9, 96 ग्राम सल्फर। देख लो 32 तिया करोगे तो 32 अतिया, तो 32 तिया हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 100 ग्राम में कितना, तो सल्फर का परसेंटेज निकल जाएगा, इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 100 ग्राम में कितना, सल्फर का परसेंटेज निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो जिसका भी कहे ना पूरे का द्रव्यमान निकाल लो और उतना में कितना, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, आगे फिर इसका सवाल लाएंगे तब आपको धीरे धीरे बुझाएगा। कहता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जब ये होगा चला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, दहन, लेकिन ये मामला फंसा दिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है, जब ये कहेगा गर्मी उत्पन्न करता है, तुम कह देगा ऊष्माक्षेपी, ठीक ना, ध्यान देना। एक होता है ऊष्माक्षेपी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये ऊष्मा देता, और एक होता है ऊष्मा शोषी, इसको हम कहते हैं इंडोथर्मिक, ये ऊष्मा लेता यानी ग्रहण करता, और एक है दहन, दहन में चला कंबशन, ऊष्मा तथा प्रकाश देता। एक क्वेश्चन है उल्टा है, लड़का को जैसे मिला कि उसमें अभिक्रिया गर्मी और प्रकाश देता है, तो गर्मी सब पड़ता है, गर्मी देता ऊष्माक्षेपी, लेकिन चला उष्मा, अभी देखो क्या है, जैसे आग लगाते हैं तो हमको उष्मा भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है, इसी को हम दहन कहते हैं। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अगर बात करोगे तो जैसे तुम हाथ में सरफ ले लो और उसको पानी में डाल दो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तुमको हाथ में गर्मी लगेगा, क्या उससे प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। तुम क्या करो भैया मेरे, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाल दो, भयानक गर्मी निकलता है, क्या उससे प्रकाश निकलता है, तो जरूरी नहीं कि गर्मी निकलेगा तो प्रकाश निकलवे करेगा। तुम चूना में पानी डाल दो, गर्मी निकलेगा लेकिन प्रकाश नहीं निकलेगा। यहां लेकिन क्वेश्चन चला खाली गर्मी देता तब ऊष्माक्षेपी हो जाता ये, लेकिन यहां कह रहा है गर्मी और प्रकाश देता, इसलिए आंसर हो जाएगा दहन। द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल।
गर्मी और प्रकाश देता, द राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, दहन बिफोर बॉल। खाली गर्मी देता तब उष्मा छेपी हो जाता, उष्मा देता। उष्मा ग्रहण करेगा तो उष्मा शोषी हो जाएगा, लेकिन अगर कहेगा दहन तो उष्मा और प्रकाश दोनों देता है। द नेक्स्ट वन इज, लिख लिया? हेलो हेलो, आते हैं। चला नेक्स्ट में, कहता है स्टेनलेस स्टील में किस कारण जंग लगता है। इसमें लड़का को जंग मिला नहीं, कुछ भी स्टेनलेस स्टील मिलाने की कार्बन मार देता है, गलत है। ये चला जंगरोधी बनाता है क्रोमियम। हम बार बार बोले हैं, पहले भी हम एक क्वेश्चन लाए थे इसका, जंगरोधी कार्बन क्रोमियम, और कठोर कहेगा तो कार्बन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जाकर पलट के देख लेना, आपको मिल जाएगा। कहते हैं अगर जंगरोधी कहेगा तो क्रोमियम और कठोर कहेगा तो कार्बन। ये हमेशा ध्यान में रखना, यहां जंगरोधी कह रहा है तो आंसर क्रोमियम होगा, और क्रोमियम नहीं रहता तब सेकंड आंसर कार्बन होगा। यहां लिख लो सेकंड आंसर। जंगरोधी डायरेक्ट ऑप्शन में अगर क्रोमियम रहे तो आंसर क्रोमियम मारेंगे, और क्रोमियम नहीं रहेगा तब कार्बन मारेंगे, क्योंकि कार्बन कठोर बनाता है। कार्बन क्या बनाता है, कठोर बनाता है। तो कहता है स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी होता है, तो कहेंगे भैया जंगरोधी होता है क्रोमियम के कारण। द नेक्स्ट वन इज, हो गया, स्टेनलेस स्टील जंगरोधी होता है क्रोमियम के कारण, और कार्बन के कारण क्या होता है, कठोर होता है। द नेक्स्ट वन, NO2 का धूम्र, फ्यूम्स समझते हैं सर। NO2 का जब धुआं निकलता है तो एक फ्यूम्स निकलता है, और फ्यूम्स मतलब हो गया सर धुआं का अलग अलग रंग होता है। देखिएगा अगर आप कभी पटाखा उठाकर जलाइएगा तो देखिएगा सबका धूम्र जो है, धूम्र मतलब धुआं कह सकते हैं, फ्यूम्स कह सकते हैं, उसका रंग अलग अलग होता है। तो NO2 का रंग पूछ दिया, ये सब जानता है सर, लाफिंग गैस है ये, सॉरी N2O लाफिंग गैस है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक प्रदूषक है, और इसका रंग पूछेगा तो भूरा होगा। तुम कहेगा और सबका रंग, और सबका रंग ये नहीं होता, रंगहीन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसका रंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होगा तो काला होता है, तब ना तुमको काला काला धुआं नजर आता है। लेकिन अगर कह देगा NO2 का धूम्र कैसा होता है तो कहेंगे भूरा होता है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो तुमको भीड़ से अलग कर देगा। अब पीला में तुमको पूछेगा सोडियम, हल्का पीला नहीं पूछेगा, लाल भी नहीं पूछेगा, गुलाबी पूछेगा, बस इतने पूछता है। गुलाबी पूछेगा तो मारेंगे नियोन, और अगर पीला पूछेगा तो मारेंगे सोडियम, और अगर NO2 की बात करेंगे तो भूरा पूछेगा तो कहेंगे चला NO2। यही तीन गो रंग पूछता है, इसको ध्यान में रखिए। भूरा कहेगा तो क्या मारेंगे, NO2। हो गया, भूरा कहेंगे तो क्या मारेंगे, NO2। गुलाबी कहेगा तो नियोन मारेंगे, पीला कहेगा तो सोडियम मारेंगे। ये तीन मेनली पूछता है, इसीलिए इसको देखना, इंडिकेटर जो होता है टेस्टर वगैरह का, उसमें नियोन गैस भरा होता है, वो इसीलिए गुलाबी देता है। अब सोडियम होता है रोड पर का जो लैंप होता है, पीला रंग का जो रोशनी देता है, उसमें सोडियम होता है। द नेक्स्ट कहता है अधात्विक गुण बढ़ता है। कौन गुण बढ़ता है, चला, अधात्विक गुण बढ़ता है। किधर से किधर जाने पर, मैग्नीशियम से बेरियम तक जाने पर, पोटेशियम से सीजियम तक जाने में, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक जाने में, सोडियम से क्लोरीन तक जाने में। तुम गौर से देखो चला, अधात्विक गुण, ये अगर पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में इस साइड है धातु, और ये बीच में है उपधातु, इस साइड है अधातु। तो इधर से कतर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो चला अगर इधर से भैंस की तरफ, ये भैंस है मान लो, इधर से भैंस की तरफ जाएंगे तो भैंसत्व तो बढ़ेगा। अगर मान लो ये भैंस है, ये मान लो भैंस है,
आई मान लो चला गाय है, तो अगर इधर की तरफ जाएंगे तो भैंसत्व बढ़ेगा, और अगर इधर की तरफ आएंगे तो गायत्व बढ़ेगा। जिसकी तरफ जाएंगे वह वक्त्व बढ़ेगा। तो कहते हैं धात्विक गुण अधात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण तब न बढ़ेगा जब अधातु की ओर जाएंगे। तो तुम देख लो डी नंबर ऑप्शन को, सोडियम यहां होता है और क्लोरीन चला यहां होता है, तो सोडियम से क्लोरीन की ओर जब जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा नहीं। अब बाद बाकी सब अल्टर है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, और क्लोरीन से सोडियम की ओर आएंगे धात्विक गुण बढ़ेगा। इधर की ओर आएंगे धातु का गुण बढ़ेगा, और इधर की ओर जाएंगे तो अधातु का गुण बढ़ेगा, क्योंकि भैंस है तो भैंसत्व तो बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर कुत्ता। सोडियम से क्लोरीन तक जाने पर ये लिख लो, फिगर एक बना लो कि इस साइड होता है धातु, इस साइड होता है अधातु, और एक सोडियम इस साइड का है, क्लोरीन उस साइड का है, तो इधर से इधर जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ जाएगा। हो गया। बाकी तो चला अल्टर सल्टर है। जल्दी से लिखो, इस साइड होता है धातु, इस साइड होता है अधातु। भैंस गाय मत लिख लेना। अब बीच में होता है चला उपधातु, इसी को बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। ये उपधातु को कहते हैं बॉर्डर लाइन। पूछा है सर, कम से कम 12-13 को सवाल इस पर पूछा है। बॉर्डर लाइन कहते हैं इसको, जो धातु और अधातु को अलग करता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। बॉर्डर लाइन का काम क्या है? यह धातु और अधातु को अलग करता है। नेक्स्ट कहता है यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित की जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या को सर n से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ये कह दिया, इसका मतलब हो गया n का मान निकालना है। q बराबर होता है एक IT, और q बराबर एक और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे सर, q बराबर एक और फॉर्मूला होता है Ne। Q क्या है? आवेश है। I धारा है, T समय सब जानता है। Q आवेश है, E इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, N क्या है? N इलेक्ट्रॉन की संख्या है। N इलेक्ट्रॉन की संख्या। Q के बारे में तो बताना नहीं, आवेश है। I धारा है, T समय है, E इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है। तो चला यहाँ Na तो मांग रहा है, LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। RHS बराबर हो जाएगा तो IT इज इक्वल टू Ne हो जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा IT या बट्टे E। देख लो क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा तुम्हारा IT बट्टे E। आंसर हो जाएगा क्या? IT बट्टे E। N क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। Q बराबर एक फॉर्मूला होता है IT, एक होता है Q बराबर Ne। IT बराबर Ne कर देंगे तो N बराबर IT बाई E हो जाएगा। नहीं जानते हो फॉर्मूला तो जानिए। Q क्या है कहेगा तो Q कहेंगे आवेश है। E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद कौन बच गया? T क्या है? तो समय है। और कोई बचा? I क्या है? तो सब जानता है, धारा है। N क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखो कहता है यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I दिया हुआ है तो I है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो T सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब N, तो हम दो फॉर्मूला जानते हैं इस पर सर, Q बराबर IT और Q बराबर Ne। तो LHS बराबर होगा तो RHS बराबर हो जाएगा, IT बराबर Ne हो जाएगा, तो N बराबर IT बाई E हो जाएगा। चला रे पढ़ना पड़ेगा, उपाय नहीं बचा है अब तोरा पास 2 महीना। हर वो क्वेश्चन देख जाओ जो तोरा पढ़ना है, ना तो मामला भयानक तरीके से गंभीर फंसेगा। इस 2 महीने के बाद फिर तोरा कोई बचाने वाला नहीं होगा 5 साल तक। अब तुम देख लो कि तोरा की करना है अपने हिसाब से। हो गया? जल्दी से लिख। 100% कंसंट्रेशन, कुछ इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई। हम तो अभी सारे क्लास में चला, चाहे वो ऐप पे ले रहे हैं या न्यूमेरिकल ले रहे हैं या कुछ भी, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। 1 सेकंड भी अगर तुम्हारा कोई टाइम बर्बाद करता है तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, गोली मार दो उसको। अभी नहीं कि सब बात हम बोल रहे हैं तो कहेगा 2 सेकंड तो आप भी कर दिए। हो गया? नेक्स्ट कहता है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार को बताएं। बताओ, भोजन अगर पचेगा तो क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा होता है।
भोजन तो पेट में जाता है, लाइट बढ़ने लगता है। एगो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा। एगो यांत्रिक ऊर्जा, जब भोजन पचाते हैं हम लोग तो यांत्रिक का मतलब होता है हिल डोल करना, भुजा द्वारा, भुजा मतलब आपकी बाहों द्वारा, यानी यूं कहें कि भुजा द्वारा किया गया कार्य, भुजा द्वारा किया गया कार्य, भुजा द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो यांत्रिक कार्य होता है। तो भोजन पचाने में भुजा द्वारा कार्य होता है, पेट में दे देता है, ऐसे कोपता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बता, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है और वही उष्मा ऊर्जा हम लोग सर गेन कर लेते हैं। तो जो हम लोग खाते हैं वो रसायन है और उसी को हम लोग उष्मा ऊर्जा में जनरेट कर लेते हैं, उसी को सर हम लोग यूज कर लेते हैं अपने शरीर में। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ये तो होगा नहीं, यांत्रिक होता है भुजाओं द्वारा किया गया कार्य, तो ये होगा नहीं। प्रकाश सर खाने से मिलता नहीं है, इसलिए सी और डी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। लिख लिए, यांत्रिक ऊर्जा लिख लो, भुजाओं द्वारा किया गया कार्य, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, एकदम सिंपल है, चला वॉइस बॉक्स कहा जाता है। अनुनादक तंतु वो होता है जो अनुनाद उत्पन्न करता है, अनुनाद मतलब होता है रेजोनेंस, अनुनाद, अनुनाद उत्पन्न करता। आप कहेगा अनुनाद क्या है, तो कह सकते हैं गूंज उत्पन्न करता, गूंज उत्पन्न करता, इसको हम कहते हैं अनुनाद, गूंज उत्पन्न करता। स्पंद तुम जानिए रहा होगा, स्पंद का मतलब अप डाउन होना। ये भी कुछ खास, थायरोरी टेनॉइड कुछ खास नहीं है आपके लिए। अनुनाद तंतु होता है जो गूंज उत्पन्न करता है। मानव शरीर में कंठ में सर वॉइस बॉक्स होता है जिसके द्वारा हम लोग सर बोल पाते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है। मनुष्यों में जो पाया जाने वाला चला श्वसन पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। आप पढ़े होंगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। कहते हैं मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है, तो हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का वहन करता है। अब बच गया, मेलानिन के कारण सर त्वचा का रंग होता है, त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। क्लोरोफिल आप जानते होंगे सर, क्लोरोफिल उत्प्रेरक का काम करता है सर, प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण में प्रयोग होता है कौन, क्लोरोफिल। रेडॉप्सिन ये आंख में होता है, रेडॉप्सिन कहां होता है, आंख में होता है। रेडॉप्सिन कहां होता है, चला आंख में होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। रेडॉप्सिन की अगर बात करेंगे तो ये आंख में होता है। जल्दी से लिख लीजिए, चला चारों ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। हो गया, मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, रेडॉप्सिन आंख का भाग है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। कह मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन, श्वसन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट कहता है कंप्यूटर सिस्टम में जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, चला रहे उसे हम एनालॉग कहते हैं। ये जो हाइब्रिड या डिजिटल है इसको भंडारण यंत्र की एकदम आवश्यकता होता है। तीसरा पीढ़ी में तो खाली भंडारने का जरूरत था। ये जो अब लोग हम लोग करते हैं ये एनालॉग है, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक पार्ट है मेनली। इसमें सारे डेटा को आप ऑनलाइन स्टोर कर लेते हैं और इसमें अब जैसे आप देखिएगा क्लाउड वगैरह आता है, आई क्लाउड वगैरह आईफोन सब में आता है, सैमसंग में भी क्लाउड आने लगा है। उसमें जो भी आप डेटा सेव करते हैं या फोटो सेव करते हैं, आपके मोबाइल में फोटो है या फिर आपके मोबाइल में किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, वो किसी खास आईडी पे जाके सेव हो जाता है। उसके लिए स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। इसको हम एनालॉग कंप्यूटिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटिंग कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका एनालॉग। अब कहते हैं चला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्वसन पिगमेंट जैसे कह देगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है।
अगला, मानव शरीर में कंठ जब ये कर देगा तो वॉइस बॉक्स हो जाएगा। अनुनाद का मतलब होता है गूंज उत्पन्न करना। और ईसर भोजन क्या करता है? भोजन प्रकाश तो उत्पन्न करेगा नहीं, तो ईसर ये दोनों गया। यांत्रिक का मतलब होता है भुजाओं द्वारा किया गया कार्य, तो भोजन में होता नहीं, तो एक ऑप्शन बच गया। रासायनिक ऊर्जा को किसमें? उष्मा ऊर्जा में। ईसर एक को दो फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, और ये दोनों को बराबर कर देंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा आई टी बाई, मार देंगे आंसर। अधात्विक गुण, इधर होता है धातु, इधर होता है अधातु, तो इधर सोडियम है, इधर क्लोरीन की ओर जाएंगे, इस 7th में है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो इधर से इधर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग। अगला NO2, हम बोले तीनों को का रंग याद रखना है, गुलाबी रंग होता है नियोन का, पीला रंग होता है सोडियम का, भूरा रंग होता है NO2 का, तो आंसर हो जाएगा भूरा। द नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में किस कारणवश जंगरोधी बना? जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम, और कठोर बनाने के लिए कहता तब कार्बन। द नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में गर्मी खाली कहता तो उसमें छेपी हो जाता, लेकिन गर्मी और प्रकाश कह रहा है इसलिए दहन हो जाएगा। द नेक्स्ट, इसमें अगर किसी का भी परसेंटेज कहें चला पूरे का द्रव्यमान निकाल लो, इतना में इतना, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना। द नेक्स्ट, टूथपेस्ट में क्या नहीं होता? चला सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। हीरे में कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब सर मुक्त कार्बन कहे, हीरा कहे, ग्रेफाइट कहे, सबसे अधिकतम यौगिक बनाने वाला तत्व कहे, सबसे लंबा चेन बनाने वाला तत्व कहे, इस सब में होता है कितना? 4, क्योंकि सब का मतलब हो गया कार्बन। इसमें कुछ नहीं करना, 2, 8, 8, 18 के टर्म में लिख दो, और जिसमें बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसे भी 8 कह दिया तो यहीं पर अक्रिया गैस हो जाएगा आंसर। अगला है तुम्हारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किसका? सोने का पत्थर लिया गया था। नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड चचा ने। उष्मागतिकी की प्रणाली की वह प्रक्रिया जिसमें आयतन होगा तो सममितीय या समायतनिक हो जाएगा, और समतापीय में ताप नियत होगा, रुद्धोष्म परिवर्तन में उष्मा नियत रहेगा। द नेक्स्ट, कहता ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता कहेगी, ध्वनि का प्रदूषण कहे, डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि का प्रदूषण डेसिबल में नापते हैं। चौथा वही है ध्वनि का प्रदूषण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित? ऊर्ध्वपातित मतलब चला ठोस सीधे गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातित। गैस ठोस में बदल जाएगा, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ इतने हैं, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, गंधक है, आयोडीन है, बेंजोइक अम्ल है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, एलपीजी में गंध। एलपीजी कहेगा कैसा है तो लोग मार देता है गंध युक्त है, नहीं गंधहीन है। एलपीजी में कोई गंध नहीं होता, लेकिन एलपीजी में गंध के लिए हम लोग इथाइल मरकेप्टेन देते हैं। अगर इथाइल मरकेप्टेन ऑप्शन में नहीं रहे तो नॉन ऑफ दीज नहीं मारना, तब आंसर मिथाइल मरकेप्टेन हो जाएगा। और कहेगा मरकेप्टेन किसका यौगिक है तो कहेंगे सल्फर का। उद्योग में शक्ति की इकाई। शक्ति की इकाई कहेगा अश्व शक्ति, कहेगा शक्ति की इकाई खाली पूछेगा तो वाट, और कहेगा बड़े मशीन की शक्ति की इकाई तो कहेंगे किलोवाट। द नेक्स्ट, ये था सर हमारा आज का सेट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, और ऐसे ही हम सर आपकी सेवा करते रहेंगे। लेकिन कंडीशन सप्लाई 2 महीना आप हर चीज को भूल जाइए सर, और सिर्फ पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। ये दिमाग में डाल लो, हम भी आएंगे तो नो बकवास। अगर तुम्हारा जितना टाइम लेंगे कुछ ना कुछ तुमको सिखा ही देंगे, ठीक है। और सर एक लाइन का बात है, ऐसा नहीं कि तुम बोर्ड पर देखोगे तो बड़का ज्ञाता हो जाओगे, रेगुलर स्टडी करोगे तभी तुम्हारा काम हो। हमारे पास चला जितनी वैकेंसी है रेलवे की ना, उससे ज्यादा हमने एडमिशन ले रखा है, लेकिन होगा क्या, उसमें से 80% बच्चे इर्रेगुलर हैं, होते ही हैं बच्चे, मतलब इर्रेगुलर होवे करेंगे। वो आज देखेंगे कल नहीं, कल देखेंगे परसों नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप पहली बार किसी चीज को देखते हैं 2% बुझाता है, दूसरी बार में 20%, तीसरी बार में 80%, चौथा बार में 100%। तुम पहले दिमाग में एडजस्ट रखता 100% हुआ तो समझ में आया, नहीं हुआ तो नहीं आया। जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ने के लिए चला पेशेंस चाहिए, पहली बार में बहुत कम बुझाएगा, धीरे 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 करके बुझाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं चला हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।